गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे ज्वार की खेती पर और इसको कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ज्वार की खेती। जलवायु। ज्वार एक गर्म जलवायु की फसल है और इसका उत्पादन आप समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों से आसानी से कर सकते हैं। और इसके अंकुरण के लिए, अगर इसके बीजों को आप ज़मीन में बोएं तो इसके अंकुरण के लिए 9 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। और अगर पौधे आपके उचित बढ़वार ले, एक अच्छी बढ़वार ले, उसके लिए आपको 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पर्याप्त रहता है। फसल में भुट्टे निकलते समय, भुट्टे यानी इसके ऊपर जो इन्फ्लोरेसेंस निकलता है जिसमें बीज होते हैं, उस समय 30 डिग्री सेल्सियस तापमान फसल के लिए अच्छा होगा। 30 डिग्री सेल्सियस तक तो आपकी फसल अच्छी ग्रोथ करेगी, लेकिन अगर उससे ऊपर तापमान जाता है तो इसका इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम जो है, उसमें जो बीज बनते हैं उसके वो हानिकारक रहता है। ज्वार की फसल कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है क्योंकि इसमें सूखे की दशा को सहन करने के लिए अधिक क्षमता होती है और लगभग 600 से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा जिन स्थानों पर होती है वहाँ पर ज्वार की खेती आप अनुकूल रूप से कर सकते हैं। वह दशाएं इसके लिए अनुकूल होती हैं। मृदा की बात करें तो ज्वार की खेती देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली चिकनी दोमट और दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6 से 8.5 के बीच में हो, इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहता है। मध्य भारत की कपास की काली मृदा ज्वार की खेती के लिए उपयुक्त समझी जाती है। ज्वार की फसल हल्की लवणीय क्षारीय मृदा में भी आसानी से उगाई जा सकती है। फसल चक्र की बात करें तो ज्वार की फसल को दलहनी, तिलहनी या अन्य फसलों के साथ या मिश्रित फसल पद्धति के रूप में उगाया जा सकता है। अब प्रमुख देख लें इसमें आपके फसल चक्र, जैसे ज्वार प्लस उड़द या फिर मूंग ले लें, ज्वार के साथ प्लस लोबिया ले लें आप, या फिर ज्वार के साथ लोबिया ले या ग्वार ले, या ज्वार के साथ प्लस सोयाबीन ले लें, ज्वार प्लस अरहर, ज्वार प्लस तिल, ज्वार प्लस अरंडी। अब उत्तरी भारत के क्षेत्रों में देखिए ज्वार और गेहूँ या गेहूं की जगह पे आप जौ ले सकते हैं। ऐसी ज्वार और चना की जगह मटर की जगह सरसों मसूर ये ले सकते हैं आप। ज्वार के बरसीम ले सकते हैं फिर, और ज्वार के बाद आलू के बाद मूंग की खेती की जा सकती है। इसी प्रकार से ज्वार के बाद लाही के बाद बसंतकालीन गन्ने की बुआई कर सकते हैं। उन्नत किस्मों की चर्चा करते हैं तो ज्वार की नई किस्में अपेक्षाकृत बौनी है और उनमें अधिक उपज देने की क्षमता होती है। यह किस्में उपयुक्त मात्रा में खाद, उर्वरक और पानी के प्रयोग से अच्छी उपज देती हैं और गिरती भी नहीं है। और इनकी चर्चा हम करते हैं। देखिए उन्नतशील जो आपकी उपज है, देखिए ये ज्वार की प्रमुख किस्में हैं। जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश के लिए देखते हैं तो खरीफ ज्वार की जो हाइब्रिड किस्में हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के लिए जिनकी संस्तुति की गई है उसमें आपकी CSH 13, CSH 14, CSH 16 और CSH 18 है, प्रमुख है। इसी प्रकार से संकुल है जो हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू डेवलप की गई हैं, उसमें CSH 10, 11 एवं CSV 10, CSV 11 और CSV 15 किस्में प्रमुख हैं। तो इनको आप याद कर सकते हैं, CSH 13, 14, 16, 18। ठीक है, आइए अब चर्चा करते हैं खेत की तैयारी की। तो अच्छी उपज लेने के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार कर ले। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हर या हैरो से करने के बाद 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करें। बोने से पहले पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें और बुआई के समय खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। फिर बुआई की बात करते हैं हम। उत्तरी भारत में ज्वार की बुआई का उचित समय जुलाई का प्रथम सप्ताह है। मैदानी क्षेत्रों में मानसून की पहली वर्षा होने के एक सप्ताह के अंदर ज्वार की बुआई कर देनी चाहिए। देश के दक्षिणी राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहां ज्वार रबी के मौसम में उगाई जाती है, बुआई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के मध्य करना अच्छा रहता है। अब बीज की मात्रा देखें। बीज की मात्रा उसके आकार, अंकुरण प्रतिशत, बुआई के तरीके एवं समय, बुआई के समय भूमि में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। तथा अगर देखिए नमी कम होती है तो हम जनरली क्या करते हैं, सामान्यतः 10% से 15% बीज की दर बढ़ा देते हैं।
साधारणतः 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए बुआई के लिए आपको 12 से 15 किलोग्राम ज्वार के बीज की आवश्यकता पड़ती है। बुआई से पहले आप क्या करेंगे, बीज को किसी कवकनाशी रसायन जैसे एग्रोसन, जीएन या कैप्टान आदि से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेंगे। इसके अतिरिक्त बीज को जैविक खाद जैसे एजोस्पाइरलम है या पीएसबी है, फॉस्फेट पीएसबी को बोलते हैं, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, यह जीवाणु होते हैं जो भूमि में उपस्थित फास्फोरस को अनुपलब्ध जो अवस्था है, यानी पौधों को जो उपलब्ध नहीं है उससे उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है पीएसबी, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। तो इनसे उपचारित करने से 15 से 20% अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। संकर ज्वार की बुआई के लिए प्रत्येक वर्ष नया बीज ही प्रयोग में लाना चाहिए। ज्वार की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या लगभग कितनी होती है, 1.5 लाख इतनी होनी चाहिए। और इतने पौधे प्राप्त करने के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पंक्ति के अंदर पौधे से पौधे की दूरी आप 15 सेंटीमीटर रखेंगे। पंक्ति में बुआई देसी हल के पीछे कुंड या सीड ड्रिल द्वारा की जा सकती है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करना सर्वोत्तम रहता है क्योंकि इससे बीज समान दूरी पर और समान गहराई पर पड़ता है। पोषक तत्व और प्रबंधन इसमें देखते हैं हम। यदि जैविक खाद जैसे आप गोबर की खाद, कंपोस्ट आदि उपलब्ध है तो आप 10 टन यानी 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आप खेत में मिला सकते हैं। भूमि की तैयारी के समय तथा बुवाई के 15 से 20 दिन पूर्व भी खेत में समान रूप से इनको बिखेर सकते हैं जो बताया मैंने आपको। जैविक खादों के प्रयोग से भूमि की भौतिक दशा में यानी फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल इसमें इंप्रूवमेंट होता है भौतिक दशा में, और भूमि की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। सिंचित दशा में अगर आपका इरीगेटेड कंडीशन है यानी सिंचित दशा में ज्वार की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर आपको देना चाहिए। और जबकि असिंचित यानी बारानी दशा में आप 50 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 से 40 ग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। तो ये सिंचित दशा और असिंचित दशा में आपको कितने पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है यह दिया गया है। फिर सिंचित दशा में नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय फटी सीड ड्रिल द्वारा भूमि में डालें। या तो आप क्या करें कि जब आप खेत में बुआई करने जाएं उसी समय पहले इस मात्रा को मिला दें, ठीक है। फिर और अगर आपके पास फटी सीड ड्रिल उपलब्ध नहीं है तो उर्वरकों का मिश्रण बनाकर खेत में समान रूप से छिड़कें और हैरो या कल्टीवेटर चलाकर भूमि में अच्छी तरह से मिला दें, जो मैंने भी आपको बताया। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा बुआई के 30 से 35 दिन के बाद खड़ी फसल में छिड़क दें। असिंचित दशा में 2% यूरिया का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर खड़ी फसल में छिड़काव करना अत्यंत लाभकारी पाया गया है। 2% यूरिया का मतलब क्या हुआ आपका? 2% यूरिया का मतलब ये हुआ कि अगर 100 ml आप पानी ले रहे हैं तो उसमें आपका क्या पड़ेगा, आपका 2 ग्राम यूरिया पड़ेगा, यानी 20 ग्राम आपका यूरिया 1 लीटर पानी में आप जब मिलाएंगे तो ये आपका 2% का सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद मुख्य पोषक तत्वों के अतिरिक्त यदि भूमि में सूक्ष्म तत्वों की कमी आपको दिख रही है तो सूक्ष्म तत्वों का आप छिड़काव कर सकते हैं, अन्यथा ज्वार की उपज पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन और जिंक ज्वार के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इन तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जिंक का 0.2% और आयरन का 0.15% घोल का पर्णीय छिड़काव बुआई के लगभग 40 दिन बाद करना चाहिए। जल प्रबंधन को देखते हैं। सामान्यतः ज्वार की खेती असिंचित क्षेत्रों में की जाती है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पर खरीफ ऋतु में वर्षा न होने की दशा में सिंचाई कर देनी चाहिए। ज्वार की फसल में पौधों की वृद्धि, फूल तथा दाना बनते समय पानी की आवश्यकता पड़ती है, अतः इन अवस्थाओं पर सिंचाई करना आवश्यक होता है। ज्वार की फसल के लिए सिंचाई देने की 4 क्रांतिक अवस्थाएं यानी क्रिटिकल पीरियड क्या क्या है ये पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। प्रारंभिक बीज पौधे की अवस्था, भुट्टे निकलने से पहले, भुट्टे निकलते समय तथा भुट्टों में दाना बनने की अवस्थाएं। इन क्रिटिकल स्टेज को क्रांतिक अवस्थाओं को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। उपरोक्त अवस्थाओं में पानी का अभाव होने पर आप क्या पर ज्वार की वृद्धि एवं उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
सिंचाई के साथ साथ ज्वार की फसल में उचित जल निकास की भी व्यवस्था आपको रखनी चाहिए तथा ज्वार की फसल में यदि देर तक पानी खड़ा रहे तो फसल को नुकसान पहुंचता है। इसलिए अतिरिक्त जल जब भी आपके खेत में इकट्ठा हो जाए उसको तुरंत अपने खेत से बाहर निकाल देना चाहिए आपको। खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं। ज्वार की अच्छी उपज लेने के लिए आपको निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक है और निराई गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ भूमि में वायु का संचार होता है तथा भूमि में नमी भी सुरक्षित रहती है। बुआई के लगभग 3 सप्ताह बाद बैल चालित ब्लेड हैरो या हस्त चालित व्हील हो से एक निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। यदि किसी कारणवश निराई गुड़ाई संभव ना हो तो बुआई के तुरंत बाद एट्राजीन नामक खरपतवार नाशी से आप क्या करोगे, उसकी 0.75 से 1 किलोग्राम मात्रा का 70 से 80 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे। कीट प्रबंधन देखते हैं तो देखिए, प्रमुख कीटों में से पहला है आपका तना छेदक। इसकी जो गिडार है या सूढ़ियाँ है छोटे पौधों की जो गोफ होती है उसको काट देती हैं, जिससे गोफ सूख जाती है और इसका प्रभाव बुआई के 15 दिन बाद आरंभ होकर फसल में भुट्टे आने तक होता है। पौधे की बढ़वार के साथ साथ ये तने में सुरंग सी बना लेती है और अंदर ही अंदर तने को मुलायम हिस्सों को खाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे के वृद्धि भाग की मृत्यु हो जाती है, जिसे डेड हर्ट्स नाम से जाना जाता है। तो तना छेदक जब भी किसी फसल में लगता है तो कौन सा आपको सिम्टम या कौन सा लक्षण दिखता है, डेड हर्ट का सिम्टम दिखता है। इसको याद रखेंगे, पूछा जाता है कि डेड हर्ट सिम्टम किस कीट का सिम्टम है, तो आप याद रखेंगे तना छेदक, स्टेम बोरर। ठीक है। इसकी रोकथाम के लिए आप बुआई के 25 दिन बाद कार्बोफ्यूरान 3% दानेदार कीटनाशक का 7.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपने खेतों में डालेंगे भूमि में, तथा 10 दिनों के बाद दूसरा बुरकाव इसी मात्रा में पौधों में की गोफ में करना चाहिए। अब पायरिला, जिसे पर्ण फुदका भी कहते हैं, यह कीट का आक्रमण बेमौसम व पेड़ी ज्वार में अधिक पाया जाता है और इस कीट जब ये अटैक करता है तो क्या है, पत्तियों का रस चूसकर पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, पौधे को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पौधे का हरापन कम हो जाएगा और पौधा सूख जाएगा। इसका नियंत्रण तो सामान्यतः स्वतः ही हो जाता है, लेकिन अधिक आक्रमण होने पर आप क्या यूज कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफॉस 36 WSC के फॉर्म में आता है। इसका 1 लीटर दवा को 600 से 700 लीटर पानी का घोल बनाकर खड़ी फसल में छिड़काव करेंगे और यह मात्रा आपके प्रति हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर के लिए है, इसको जरूर याद रखेंगे। यानी 1 हेक्टेयर यानी लगभग 2.5 एकड़। फिर तना मक्खी, यह ज्वार की एक प्रमुख कीट है। इसका प्रकोप पौधे के जमाव के लगभग 7 दिन की बाद से 30 दिन तक होता है। कीट की इल्लियाँ उगते हुए पौधे की गोफ को काट देती हैं, जिससे शुरू की अवस्था में ही पौधे सूख जाते हैं। कुछ पौधों की गोफ सूख जाने के बाद भी कल्ले निकलते हैं, पर उनमें भुट्टे देर से आते हैं और उनका आकार भी छोटा होता है। नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे, कार्बोफ्यूरान 3G या 4-8-10 की आप क्या करेंगे, बुआई के समय 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कुंड में आप मिला देंगे। यह कीटनाशक पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पौधों में पहुंच जाता है और क्या होगा, जिससे आपके पौधों को खाने वाली गिडारें नष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार से ज्वार का मिज है, जो दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु ज्वार की फसल को हानि पहुंचाने वाला कीट है और इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, कार्बारिल 50 WP या कार्बारिल 3D कीटनाशक का ज्वार के भुट्टे निकलते समय 4 से 5 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करेंगे। इसी प्रकार से ज्वार की माइट है, बालदार सूंडी है और एफिड यानी माहू, यह क्या करते हैं, पौधे के कोमल भाग से रस चूसकर उसको नुकसान पहुंचाते हैं और कई अवस्थाओं में क्या करते हैं, विषाणु जनित बीमारियों को भी फैलाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, मेटासिस्टॉक्स 25 cc की 1 लीटर मात्रा लेंगे, जिसको 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करेंगे। इस घोल को ज्वार की फसल को भुट्टे लगने के समय लेकर कटाई तक चिड़ियों से भी बहुत नुकसान पहुंचता है, अतः फसल को नुकसान से बचाने के लिए चिड़ियों से आपको रखवाली भी करनी पड़ेगी। ठीक है। अब प्रमुख रोगों को देखते हैं। तो प्रमुख रोगों में दाने का कंड, अर्गट, ज्वार का किट, जड़ विगलन, मृदु रोमिल आसिता और तना विगलन, यह मुख्य रोग हैं, जिसे चारकोल विगलन भी बोलते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू को देखें, यह बहुत प्रमुख रोग है। इस रोग के लक्षण पौधों की ऊपरी नई पत्तियों पर पहले दिखाई पड़ते हैं, जिसमें पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग का चूर्ण जमा हो जाता है
और ये सफ़ेद रंग का चूर्ण रोगग्रस्त और रोगग्रस्त पौधे की निचली सतह पर क्या होगा, सफ़ेद रंग का चूर्ण जमा हो जाएगा और उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो पीलापन दिखेगा पत्ती में आपको, ठीक है। यानी नीचे तो पाउडर जैसा डाउनी मिल्ड्यू यानी एक पाउडर फॉर्म में एक पाउडर जाले जैसा दिखेगा आपको, ठीक है। कॉटनी ग्रोथ दिखेगी सफ़ेद कलर की और उसके ऊपर पीलापन दिखेगा आपको। और इस रोग का आक्रमण फसल की प्रारंभिक अवस्था में हो जाता है तो फसल की पौधे की वृद्धि रुक जाती है तथा पौधे में भुट्टे भी नहीं निकलते। रोग की रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, रोगरोधी प्रजातियां उगाएं और रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। बीज को बुआई से पूर्व एपरान 35 SD या रिडोमिल MZ 72 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करें तथा फसल पर रिडोमिल का 1.1% का छिड़काव करना चाहिए। 0.1% फिर कितना हुआ, यानी 100 ml में 0.1 ml। 1 लीटर में कितना हो गया, उसको 10 टाइम्स कर दीजिए तो हो जाएगा 1 लीटर में 1 ml रेडोमिल मिला के उसका छिड़काव करेंगे आप। फिर चारकोल रॉट, इसे चारकोल रॉट भी बहुत फेमस और बहुत ही ज़्यादा भयानक बीमारी है इस फसल की। तो चारकोल रॉट पूछेंगे तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि आपके ज्वार में चारकोल रॉट भी आता है। इस रोग का प्रयोग तमिलनाडु, महाराष्ट्र में रबी में उगाई जाने वाली ज्वार की फसल पर अधिक देखा गया है। यह रोग का आक्रमण छोटी अवस्था में होता है तथा पौधा सूख जाता है। बड़े पौधे पर इसका प्रभाव होने पर भुट्टे छोटे रह जाते हैं तथा समय से पहले ही पक जाते हैं। तना कमज़ोर और खोखला हो जाता है और अक्सर पौधे गिर जाते हैं। तने के निचले भाग के पिथ में कवक के काले रंग की बढ़वाड़ दिखाई देती है क्योंकि यह रोग मृदा द्वारा फैलता है। अतः इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए फसल चक्र व अंतःफसलीकरण प्रणाली अपनानी चाहिए। फसल में नाइट्रोजन का कम प्रयोग करना चाहिए तथा भूमि में नमी संरक्षण विधियां अपनानी चाहिए। कटाई के लिए देखिए, ज्वार की विभिन्न किस्में 100 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। फसल पकने पर भुट्टे के हरे दाने सफ़ेद या पीले रंग में बदल जाते हैं। भुट्टों में दाने के अंदर जब नमी घटकर 20% तक रह जाए तो फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। संकर ज्वार में फसल पकने तक पौधे हरे बने रहते हैं। अतः खड़ी फसल में भुट्टों की कटाई हंसिया या दराती से करके फसल को चारे के रूप में खिलाते रहते हैं। पौधे से भुट्टे अलग अलग करने के बाद पौधों को सुखाकर कड़वी यानी सूखे चारे के रूप में भी रखा जाता है। मड़ाई, कटाई के पश्चात ज्वार के भुट्टे को खलिहान में कम से कम 1 सप्ताह तक सूखने देना चाहिए। भुट्टों की मड़ाई डंडों से पीटकर, बैलों द्वारा दाव चलाकर या थ्रेसर द्वारा कर लेते हैं और मड़ाई के तुरंत बाद ओसाई करके दानों को भूसे से अलग कर लिया जाता है। उपज की बात करें तो ज्वार की खेती यदि उन्नत शस्य विधियाँ अपनाकर की जाए तो संकर ज्वार यानी हाइब्रिड आपकी जो ज्वार है से सिंचित दिशा में इरिगेटेड कंडीशन में आप लगभग औसतन 35 से 40 कुंटल दाने तथा 100 से 120 कुंटल कड़वी यानी सूखा चारा और असिंचित दिशा में आप 20 से 25 कुंटल दाने और 70 से 80 कुंटल कड़वी प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आपकी ज्वार की खेती। धन्यवाद।